गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट 2। तो इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने ये देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या फंक्शंस हैं और फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या टाइप्स हैं। और उस टाइप में हमें पता था कि फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो पहले तो हम थोड़ा सा याद करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। वो मार्केट, वो प्लेस जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स क्या होते हैं, बेचे और खरीदे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। और ये 2 पार्ट्स के अंदर बांटी होती है अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है। तो अगर तो 1 साल से कम वाले अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए जो 1 साल से कम के अंदर लिक्विड हो जाए, तो आप किस मार्केट में जाओगे, मनी मार्केट में। और अगर कंपनी को पैसा चाहिए लॉन्ग पीरियड के लिए, जो 1 साल से ज्यादा के लिए हो, तो कंपनी किस मार्केट में जाकर उस पैसे को इशू करेगी, कैपिटल मार्केट के अंदर। तो आज हमारे पास है पार्ट 2, जिसके अंदर हमने देखना है कैपिटल मार्केट क्या होती है, इसके अंदर कौन सी मार्केट्स आती हैं और इस मार्केट के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट है। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। यानी कि कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट है, जहां पर मीडियम या लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर डीलिंग होती है, जहां पर मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स बेची या खरीदी जाती हैं। दैट इज कॉल्ड मार्केट। कौन सी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कौन सी मार्केट होती है वो, कैपिटल मार्केट, जहां पर 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए कोई फंड जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। और इस मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि वो तो किस में जाएंगे, वो तो जाएंगे मनी मार्केट के अंदर। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए कौन से फंड्स कंपनी इशू करती है, तो डिवेंचर्स इशू करेगी या इक्विटी रेज करेगी कंपनी, ठीक है ना। तो कंपनी अगर शॉर्ट पीरियड के लिए कंपनी के हमने देखा था कौन से कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल्स वो इशू करती है। बट अगर कंपनी को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, 5 साल 10 साल फिक्स कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, तो कंपनी किसको इशू करेगी, कंपनी या तो डेट इशू करेगी या इक्विटी इशू करेगी। और जो कैपिटल मार्केट होती है ना, वो कैसे बनती है, डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। तो कहां पर होती है कैपिटल मार्केट, डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर शेयर्स बेचे जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जिनको मिलाकर हमारी कैपिटल मार्केट बनती है, जहां पर ये बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बेचे खरीदे जाते हैं। एंड इट कैन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। मतलब बेसिकली जो कैपिटल मार्केट है वो आगे 2 पार्ट्स में बांट रखी है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरी कौन सी है, सेकेंडरी मार्केट। चलो तो देखते हैं हमारे पास प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है। उससे पहले हम देखते हैं फीचर्स ऑफ अ कैपिटल मार्केट। देखो कैपिटल मार्केट का मेन काम क्या है, लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। किसके बीच में लिंक्स है, सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर। यानी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर्स है उसके पास क्या है, पैसा पड़ा है सेविंग्स के रूप में, तो अगर उनको पैसे को इन्वेस्ट करना है कहीं पर, तो और वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए, तो वो किस मार्केट में जाएंगे, वो जाएंगे कैपिटल। और कैपिटल मार्केट उनको क्या देगी, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल देगी विद गुड नॉलेज, अच्छी नॉलेज के साथ कि किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जाए, किस कंपनी के अंदर आपके जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी, ये सारा आपको कौन बताएगा, कैपिटल मार्केट। और किसके अंदर डील होता है, इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही चाहिए ना, फिर तो आप किस मार्केट में जाओ, मनी मार्केट के अंदर। और इसी मार्केट के अंदर किसकी जरूरत पड़ती है, इंटरमीडिएट्स की, ब्रोकर्स हो गए, अंडरराइटर्स हो गए, डिपॉजिटरी हो गए। इनके बारे में डिटेल में समझेंगे आगे। देखो ब्रोकर्स कौन होते हैं, ब्रोकर्स वो लोग होते हैं जो ये शेयर्स और डिबेंचर बेचने में बड़ी बड़ी कंपनीज की मदद करते हैं, ठीक है ना, लोगों को ढूंढने में। कैपिटल मार्केट में ही बैठे होते हैं ये लोग। कैपिटल मार्केट में डायरेक्टली पब्लिक जाकर कंपनी से नहीं खरीद सकती है, विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर, विद द हेल्प ऑफ कोई एक्सचेंज, उसकी मदद से खरीदना पड़ेगा। और अंडरराइटर कौन होते हैं, अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो कंपनी की मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल करने में मदद करते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब मिनिमम शेयर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में मदद करेंगे। और डिपॉजिटरी वो लोग होते हैं जिनके अंदर डीमैट अकाउंट ओपन हो रखा होता है। चलो तो ये हम डीमैट अकाउंट क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होते हैं, इनको आगे डिटेल के अंदर समझे जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें। तो अब बेसिकली कैपिटल मार्केट का मेन काम क्या है,
कैपिटल फॉर्मेशन करना। ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी ताकि अपने सरप्लस फंड को, अपने एक्स्ट्रा फंड को लाओ और क्या करो, इकोनॉमी में दो, बड़ी बड़ी कंपनीज को दो, और बड़ी बड़ी कंपनीज उनसे क्या करेगी, उनसे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होगी, देश की पूंजी बढ़ेगी। चलो, गवर्नमेंट रूल। अच्छा, ये मार्केट के अंदर देखो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, ब्रोकर्स है, इंटरमीडिएट है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस मार्केट को चलाने के लिए, इन कैपिटल मार्केट को चलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेबी को बनाया था। तो और ये किसके अंदर काम करेंगी, सेबी। सेबी कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि ये वो बोर्ड है जो देखता है कि जो कंपनी सिक्योरिटी बेच रही है वो ढंग से बेचे और ना बेचे, और कैसे बेच रही है, क्या क्या वो प्रोसीजर फॉलो करेंगी, ये सारा कुछ कौन देखता है, ये सारा कुछ देखेगा सेबी। सेबी कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलो, तो अब किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है प्राइमरी मार्केट की। देखो, दो टाइप की मार्केट होती है कैपिटल मार्केट के अंदर, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी मार्केट। देखो, प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है, प्राइमरी मार्केट को हम ऑल्सो बोलते हैं न्यू इश्यू मार्केट, मतलब वो मार्केट जहां पर नई चीजें बेची जाती, नई चीजें मतलब नई सिक्योरिटीज कंपनी के द्वारा इशू की जाती है। तो बेसिकली ये वो मार्केट होती है जहां पर पब्लिक और कंपनी डायरेक्टली एक दूसरे से क्या करते हैं, मीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स। ठीक है ना। तो इसमें कंपनीज को डायरेक्टली पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी किसको बेचती है, डायरेक्ट पब्लिक से वो पैसा लेती है। मतलब नए शेयर्स, नए डिबेंचर जो मार्केट में बिकेंगे वो किसमें बिकेंगे, प्राइमरी मार्केट के अंदर। अब आप बोलोगे नए और पुराने का मतलब क्या है, देखो जो डिबेंचर अभी इशू किए कंपनी ने वो किस मार्केट में बिकेंगे, प्राइमरी में, और जो इशू हो चुके हैं और पब्लिक के हाथ में है, अब पब्लिक को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पब्लिक उनको किस मार्केट में बेचेगी, वो बेचेगी सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट होगी, न्यू इशू मार्केट, जहां पर फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज डील होती हैं, कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को इशू करती है। तो इन दिस मार्केट्स कंपनी इशू सिक्योरिटी डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग न्यू बिजनेस और एक्सपेंडिंग देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस, और इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। किसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, ये नहीं है कि नई कंपनीज इशू ही करेंगे इसके अंदर, पुरानी कंपनी, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, अब रिलायंस को मान लो शेयर इशू करने और शेयर इशू करने, तो वो किस मार्केट में जाएगी। अब आप बोलोगे कंपनी तो पुरानी है, तो कंपनी चाहे पुरानी है बट शेयर्स तो उसको नए इशू करने ना, फर्स्ट टाइम नहीं इशू किए लेकिन करने तो नए है ना, और पैसा चाहिए उनको, तो डायरेक्ट आप किसके पास जाएंगे, इन्वेस्टर के पास। तो किस मार्केट में जाएंगे, प्राइमरी मार्केट के अंदर। ठीक है ना, जरूरी नहीं है, मान लो कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी नहीं है, उसको पैसे की जरूरत है, तो वो भी कहां जाएगी, प्राइमरी मार्केट के अंदर। तो बेसिकली जब नए इंस्ट्रूमेंट बिकेंगे तो शेयर्स कंपनी के लिए तो नए ही होंगे ना, पुराने शेयर्स तो नहीं है, कंपनी को तो और शेयर्स इशू करने, मतलब और नए पैसे की नए शेयर इशू करने हैं, तो कंपनी किस मार्केट में जाएगी, प्राइमरी मार्केट। तो वो मार्केट होती है प्राइमरी मार्केट जहां पर नई सिक्योरिटीज कंपनी के द्वारा, चाहे कंपनी पुरानी है चाहे कंपनी नहीं है, जब कंपनी और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इशू कर रही है ना, तो कंपनी किस मार्केट में जाकर बेचेगी, उसको प्राइमरी मार्केट। और रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे उनको नया प्रोजेक्ट लगाना है, चाहे उनको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो आप देखो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है ना, इनके आईपीओ आते हैं। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, तो ये किस मार्केट में जाकर बेचते हैं, प्राइमरी मार्केट में जाकर बेचते हैं। चलो, तो इनको डिटेल में समझते हैं आगे। तो मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू इन प्राइमरी मार्केट, मतलब किस तरीके से प्राइमरी मार्केट के अंदर पैसा इशू किया जाता है, इस तरीके के अंदर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, कैसे प्राइमरी मार्केट के अंदर इशू किए जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा तरीका है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, यानी कि अगर एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसको पैसा चाहिए किससे, पब्लिक से, नया पैसा चाहिए पब्लिक से, तो वो प्राइमरी मार्केट में जाएगी और क्या इशू कर देगी, और प्रोस्पेक्टस इशू कर देगी। तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, या इसको क्या बोलते हैं, आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इस मेथड के अंदर बेसिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी एक प्रॉपर पब्लिक से शेयर्स क्या करती है, मंगवाती है। और कैसे मंगवाती है, बाय इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और उस प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी क्या लिखेगी, कंपनी डिटेल्ड के अंदर अपनी परफॉर्मेंस लिखेगी कि भाई पिछले 10 साल से हम क्या काम कर रहे थे, कैसी हमारी परफॉर्मेंस थी, हमारी कंपनी के पास ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स उनके शेयर्स को क्या करें, सब्सक्राइब करें।
मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उनके कंपनी के क्या करें, शेयर्स लें। तो दैट इज कॉल्ड ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो इस मेथड, ये कौन सा ऑफर है, इस मेथड में कौन कर रहा है, कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर के पास जा रही है विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस लो, जिसको भी हमारी कंपनी के शेयर्स चाहिए वो इस प्रोस्पेक्टस को फिल करो और हमारी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करो। और ये कैसे करवाती है, एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी किसके अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन के अंदर, ठीक है ना, कि आओ हमारी कंपनी के क्या लो, शेयर्स लो। तो ये भी एक तरीका है किसके अंदर, प्राइमरी मार्केट के अंदर पैसा लेने का कंपनी द्वारा। प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी को क्या करना है, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इशू करने। तो पहला तरीका क्या है, वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है डायरेक्टली पब्लिक को। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है ओएफएस। ओएफएस मतलब क्या होता है, ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या है, देखो ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि कंपनीज जो होती है ना वो डायरेक्टली पब्लिक के पास नहीं जाती। मतलब अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक। कंपनी पब्लिक के पास डायरेक्टली नहीं जाएगी, वो इसको एक किसी इंटरमीडिएट के पास ले जाएगी। इंटरमीडिएट कौन हो गए, ब्रोकर्स हो गए। मान लो एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसको 100 करोड़ के शेयर्स इशू करने हैं, तो वो डायरेक्टली पब्लिक के पास जाके प्रोस्पेक्टस नहीं कर रही, तो वो तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस हो जाता है। वो एक आर के ब्रोकर्स उनके पास चली गई और उन्होंने उसको क्या किया, उनको वो 100 करोड़ के शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है ना। तो ऑफर कैसे किया जाता है, इंटरमीडिएट लाइक इशू हाउस, कोई बड़ा बड़ा स्टॉक ब्रोकर्स होती है ना, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे आपको शेर खाना, ऐसे बहुत सारे आपको स्टॉक ब्रोकर्स मिल जाएंगे जो रजिस्टर्ड होते हैं इस मार्केट के अंदर। तो कंपनी जाएगी इन सभी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स दे देगी और फिर ये लोग किसको बेचेंगे, पब्लिक को बेचेंगे। तो क्या ये पब्लिक को उसी रेट पे बेचेंगे, नहीं, पब्लिक को किस पे बेचेंगे, हायर प्राइस पे बेचेंगे। कंपनी से तो ये कम प्राइस पे उठाते हैं, एग्रीड प्राइस पे, बट पब्लिक को किस पे रीइशू करेंगे, हाई प्राइस पे रीइशू करेंगे। तो अब पब्लिक का फायदा देखो, पब्लिक का फायदा क्या होगा, पब्लिक को ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस के अंदर बहुत सारे प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ेंगे, कंपनी को सारा खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। तो फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कंपनी का शेयर इशू करने का खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा। लेकिन ओएफएस में, ऑफर फॉर सेल में, कंपनी को कुछ करने की जरूरत है नहीं। कंपनी सिर्फ एक ब्रोकर के पास जाएगी, अपने सारे शेयर बेच देगी और पैसा ले आएगी। अब वो शेयर पब्लिक से कौन बेचेगा, ब्रोकर बेचेगा। अब पब्लिक उसको पूरा अप्लाई करे ना करे, ये कंपनी की हेडेक नहीं है, कंपनी को नया पैसा मिल गया 100 करोड़। तो दैट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि ये वो तरीका है जब कंपनी बोलती है नहीं, हमें पब्लिक को नहीं बेचना। इट इज द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या कुछ अपने सिलेक्टेड क्लाइंट्स को ही बेचेगी। लाइक सिलेक्टेड क्लाइंट्स क्या हो गया, एलआईसी, यूटीआई, जनरल इंश्योरेंस, ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या होंगी, उस कंपनी की क्लाइंट्स होंगी। कंपनी अपने सारे शेयर उनको क्या कर देगी, बेच देगी। और इससे उनको क्या होगा, बहुत जल्दी पैसा मिल जाएगा एज कंपेयर टू पब्लिक इशू। और जो उनकी फ्लोटेशन कॉस्ट भी होगी, क्या वो होगी, बचेगी। तो ये बेसिकली कौन प्रेफर करते हैं, इस छोटी छोटी कंपनीज प्रेफर करती है जिनका काम अच्छा चल रहा होता है, उन्हें बस अपने नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इस बड़े पब्लिक इशू से या ओएफएस से जाकर सीधा प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। कुछ फेवरेट सिलेक्टेड क्लाइंट्स को क्या करती है, बेच देती है। जैसे आपने देखा होगा कि ये बाइजूस है, या अपना ये अन अकेडमीज हो गया, या हम बोले ये पेटीएम हो गया। तो पेटीएम में प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करते, इनको पैसे की जरूरत होती है, तो ये जाके इन्हीं लोगों से क्या ले लेती हैं, अपने शेयर्स बेचकर इन्हीं लोगों से पैसा उठा लेती है। ये पब्लिक के पास अभी तक इनके शेयर्स अवेलेबल नहीं हुए। चलो, उसके बाद अगला मेथड क्या है, अगला मेथड है राइट इशू, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, राइट इशू का मतलब क्या है, अधिकार देना। अधिकार, किसका अधिकार है, मान लो एक पुरानी कंपनी है, रिलायंस है। अब रिलायंस को और पैसे की जरूरत है, तो उसने और शेयर इशू करने का फैसला लिया। अब जो रिलायंस के पुराने शेयर होल्डर्स हैं, वो तो क्या बोलेंगे कि भाई आप और शेयर इशू कर रहे हो, तो इसमें हमारी शेयर होल्डिंग क्या हो रही है, खतरे में आ रही है। हमारा जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कंपनी में कम होता जाएगा। तो इस वजह से ना एक कंपनीज एक्ट ने ये प्रोविजन रखी है, कंपनीज एक्ट 1956 ने प्रोविजन रखी थी कि राइट इशू करना पड़ेगा। मतलब जब भी किसी भी पुरानी कंपनी को जिसने ऑलरेडी शेयर इशू कर दिए हैं, जिसने ऑलरेडी शेयर इशू कर दिए हैं ना, तो उसको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, उसको पहले वो सारे शेयर जो उसने नए शेयर इशू करने हैं ना, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि हम नए शेयर इशू कर रहे हैं, बट
पहल किसकी है, मतलब पहले किसको दिया जाएगा, पहले वो शेयर्स आपको दिए जाएंगे। अगर आप उनको अप्लाई कर लेते हो फिर तो ठीक है, बट अगर आप अप्लाई नहीं करते हो उसके लिए, या आप उस कंपनी के शेयर नहीं खरीदते हो, हमारे शेयर नहीं खरीदोगे, फिर हम अपने शेयर्स क्या करेंगे, पब्लिक को जाकर बेचेंगे। तो दैट इज कॉल्ड राइट इशू, जिसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देती है कि हम जो शेयर्स बेच रहे हैं आप अपने कंट्रोल को बचा सकते हो, आप शेयर्स क्या कर लो, डायरेक्टली खरीद लो। तो दैट इज कॉल्ड राइट इशू। So the shareholders are offered the right to buy new share in proportion of the number of share they already possess. This right is called preemptive rights. तो इसको क्या बोलते हैं, preemptive rights of existing shareholder, और ये हर कंपनी के लिए क्या है, मैंडेटरी। अच्छा, किस कंपनी के लिए मैंडेटरी होगा, जिसने पहले ही शेयर इशू कर दिए। मान लो एक एबीसी कंपनी थी, आपको केस स्टडी बहुत बार आएगी कि एबीसी लिमिटेड एक न्यू कंपनी और उसको शेयर इशू करने पब्लिक को, उसको शेयर मतलब उसको शेयर इशू करने और पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो क्या एबीसी लिमिटेड कंपनी कभी भी राइट इशू कर सकती है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो नई कंपनी है, उसके पास अभी पुराने शेयर होल्डर ही नहीं है, तो राइट किसको इशू देगी, वो प्रीएम्प्टिव राइट्स किसको देगी, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना है ऐसे केस स्टडी के अंदर। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट हमारे पास क्या है, ईआईपीओस। देखो आईपीओस तो आपने पहले देख लिया, बट वो क्या था, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू होता था और वो फिजिकली होता था। मतलब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती थी एडवर्टाइजमेंट करके, और उस प्रोस्पेक्टस से क्या होता था, लोगों को दिए जाते थे वो प्रोस्पेक्टस। लेकिन ये क्या है, ईआईपीओ। ईआईपीओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ। तो इसमें भी कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से इशू करेगी, बट एक ऑनलाइन सिस्टम से, ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज से करेगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिकल इनिशियल पब्लिक ऑफर, और ये इशू कैसे होगा, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज कहां होगा, देखो स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पर इन शेयर्स को बेचा जाएगा। हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मेजरली ये 2 स्टॉक एक्सचेंज है। तो अगर किसी भी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, तो अब लोगों को वो प्रोस्पेक्टस खरीदने के लिए बैंकों में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आजकल वो पुराना आईपीओ अपना ऑफर लगाना बंद कर दिया कंपनी ने, इनविटेशन देना। ई आईपीओस करते हैं, मतलब डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के पास जाओगे। अब स्टॉक एक्सचेंज के पास जाकर कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली लोगों से क्या मंगवाएगी, पैसा मंगवाएगी। जैसे अभी रिसेंटली पेटीएम हो गया, नाइका हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी क्या किया, ई आईपीओस की, इलेक्ट्रॉनिकल इनिशियल पब्लिक ऑफर की। और स्टॉक एक्सचेंज दोनों में गए, तो कोई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, कोई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, और क्या बोलेगा कि भाई आप हमारे इन शेयर्स को पब्लिक से डायरेक्टली मंगाना है। तो बहुत सारे लोगों के पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास ना एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स खुले होते हैं, जिसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ढंग से। अब वो लोग जिसको भी इन कंपनी के आईपीओ चाहिए ना, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं एक बटन के साथ। तो कोई प्रोस्पेक्टस का, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट का, कोई ज्यादा कंपनी के पास खर्चा नहीं आता। और जो कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, और हैज टू अपॉइंट अ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, और कंपनी को एक ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ेगा जो एप्लीकेशन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और कंपनी के बिहाफ के ऊपर ऑर्डर क्या करेगा, प्लेस करेगा। और जो रजिस्ट्रार होगा हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी एट द एक्सचेंज। मतलब ये जो पूरा एक्सचेंज है ना, ये कोई जगह नहीं है, एक ऑनलाइन एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़ी बड़ी कंपनीज इन स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती हैं और एक ब्रोकर को हायर करती हैं कि हमने पब्लिक से पैसा मंगवाना है, हम डायरेक्टली पब्लिक से पैसा मंगवाना चाहते हैं, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर कर रहे हैं। तो इसमें ऑनलाइन ही प्रोस्पेक्टस वगैरह सब कुछ आता है, बट वो ऑनलाइन आता है। तो इससे वो ब्रोकर, देखो अब ये ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर के पास जो भी क्लाइंट्स होते हैं, अब क्लाइंट्स कैसे होंगे, जो उसके ऑनलाइन रजिस्टर्ड होंगे, उनके पास एक ईमेल चली जाती है कि ये कंपनी नहीं आई है, इसके शेयर्स अगर आपको इशू करने हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो सारा काम ऑनलाइन होने लग गया। ये पुराना वाला ही तरीका है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, उसको ही नए तरीके से करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिकली करना शुरू कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशूज इन प्राइमरी मार्केट। मतलब नए इशू कैसे आप कर सकते हो प्राइमरी मार्केट के अंदर, कंपनी नए पैसे कैसे ले सकती है। चलो अब ये तो थी हमारे पास प्राइमरी मार्केट। अब दूसरी मार्केट कौन सी है, सेकेंडरी मार्केट। देखो सेकेंडरी मार्केट कौन सी मार्केट, अब प्राइमरी मार्केट में क्या था, कंपनीज डायरेक्टली किससे पैसा मंगवाती थी, पब्लिक से। अब कंपनीज पब्लिक से पैसा मंगवाती थी और पब्लिक बदले में कंपनी को पैसा दे देती थी, और पब्लिक के पास क्या रहता था, शेयर्स आ जाते थे। अब मान लो कि पब्लिक को शेयर्स के पैसे, यानी कि मिस्टर ए था, अब मिस्टर ए ने मान लो 1 लाख रुपए के शेयर्स लिए हुए थे और उसको इमीडिएटली पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई। तो अब कंपनी तो पैसा, देखो हमें पता है कंपनी शेयर इशू करती है और वापस कब किया जाएगी, जब कंपनी बंद होगी। तो अब मिस्टर ए कंपनी से पैसा मांगने जाएगा नहीं, तो मिस्टर ए पता है कहां करेगा, मिस्टर ए सेकेंडरी मार्केट में जाएगा। अब सेकेंडरी मार्केट मतलब वो मार्केट जहां पर
पब्लिक से ही शेयर खरीदेगी, मतलब कोई कंपनी नहीं होगी, कंपनी को जो पैसा मिलना था मिल चुका। अब मिस्टर ए सेकेंडरी मार्केट में जाएगा और बोलेगा कि मेरे पास एबीसीडी कंपनी के 100 शेयर्स हैं, जिस भी व्यक्ति को ये शेयर्स चाहिए वो मेरे से आके ले ले। तो अब मान लो बी था, अब बी ने डायरेक्टली उस कंपनी के शेयर्स नहीं लिए थे, तो अब बी क्या करेगा, बी भी सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होगा, तो बी डायरेक्टली ए से क्या कर लेगा, शेयर खरीद लेगा और शायद कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करके खरीद लेगा। और वो एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों की जाएगी, लेट्स से अगर रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस कंपनी के शेयर आजकल सबको ही खरीदना चाहते हैं, तो उससे उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट अब वो शेयर्स प्राइमरी मार्केट में तो खरीद नहीं सकते, बिकॉज कंपनी तो बेच नहीं रही अब उन शेयर्स को। तो अगर आपको रिलायंस के शेयर चाहिए ना, तो आपको सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा, और सेकेंडरी मार्केट में बहुत सारे रिलायंस के शेयर होल्डर बैठे हैं जो अपने शेयर्स क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो सेकेंडरी मार्केट कौन सी मार्केट होगी, वो मार्केट जहां पर पुराने शेयर्स, पुराने मतलब वो शेयर्स जो एक बार कंपनी ने बेच दिए, जो पब्लिक के हाथ में है, उनको बेचा खरीदा जाता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। तो उसको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट भी हम बोलते हैं। तो शेयर मार्केट में पब्लिक टू पब्लिक डीलिंग होती है, ना कि पब्लिक टू कंपनी। पब्लिक टू कंपनी तो प्राइमरी मार्केट के अंदर डील किया जाता है। तो सिक्योरिटी आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय कंपनी और इन्वेस्टर, बट दे आर सोल्ड बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू अदर इन्वेस्टर। और ये क्या प्रोवाइड करेगी, लिक्विडिटी, क्योंकि अगर मान लो ए को पैसे की जरूरत थी तो इमीडिएटली वो सेकेंडरी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में जाके अपने शेयर बेच देगा और पैसा ले लेगा, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को करती है। कैसे, चैनलाइजिंग फंड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एंड री इन्वेस्टमेंट बाय न्यू इन्वेस्टर। देखो ये क्या करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ करेगी ये मार्केट, शेयर मार्केट कैसे ग्रोथ करेगी। मान लो अब ए के पास पैसा था, तो ए ने क्या किया, ए ने जाकर ए को लगा कि मेरे पास कोई और बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो ए ने अपने इस कंपनी के अंदर शेयर्स को क्या कर दिया, बेच दिया, और नए शेयर किसी और कंपनी के क्या कर दिए, खरीद लिए। तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने, और नए इन्वेस्टर्स ने क्या कर दिया, री इन्वेस्टमेंट। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ होती रहती है। देखो कोई भी देश की इकोनॉमी तभी तरक्की करेगी जब उसका शेयर मार्केट मतलब लोगों का ट्रस्ट रहेगा, लोगों का ट्रस्ट रहेगा कंपनीज के ऊपर। देखो अगर आपका रिलायंस के ऊपर ट्रस्ट है, या बड़ी बड़ी कंपनी डाबर हो गया, ठीक है ना, पेटीएम हो गया, इन बड़ी कंपनीज के ऊपर अगर आपका ट्रस्ट है, तभी आप इन कंपनी के शेयर्स लोगे। तो अगर आप इन कंपनी के शेयर मार्केट, कंपनी की देश की अच्छी चल रही है, तो बाहर का इन्वेस्टर जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगा, उसको भी क्या लगेगा कि कंपनी अच्छी चल रही है, शेयर मतलब देश अच्छा चल रहा है, क्योंकि उसकी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो ये हमारे पास कौन सी मार्केट थी, सेकेंडरी मार्केट। चलो अब हमने देखनी है कुछ केस स्टडीज। तो देखो क्या था, सीका लिमिटेड एक रेप्यूटेड इंडस्ट्रियल मशीन मैन्युफैक्चरिंग थी, उसको 20 करोड़ रुपए की जरूरत थी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। और जो फाइनेंशियल मैनेजर था ना उनका, मिस्टर नरेंद्र सिंह, उसने सुजेस्ट किया कि जो शेयर्स है ना वो मे बी सोल्ड टू इन्वेस्टिंग पब्लिक थ्रू इंटरमीडिएट, एज द सेम विल बी लेस एक्सपेंसिव, ठीक है ना। द फाइनेंशियल मैनेजर मिस्टर नरेंद्र सजेस्ट द शेयर में बी सोल्ड टू इन्वेस्टिंग पब्लिक थ्रू इंटरमीडिएट्स, as the same will be less expensive. Name the method through which company decided to raise additional capital. मतलब उन्होंने क्या बोला कि भाई पब्लिक से क्या करना है, सोल्ड टू इन्वेस्टिंग पब्लिक थ्रू इंटरमीडिएट्स, यानी कि ब्रोकर को सामान बेच दो, किसको ना दो, पब्लिक को ना दो डायरेक्टली, तो जिससे उनका खर्चा भी क्या होगा, बचेगा। तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो इसको प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑफर फॉर सेल। देखो ऑफर फॉर सेल के अंदर क्या होगा, बेचा तो पब्लिक को जाएगा, बट थ्रू क्या बेचा जाएगा, थ्रू एक रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के द्वारा बेचा जाएगा। बट इसके अंदर थोड़ी सी इसकी इक्वेशन गलत है हमारी। फाइनेंस मैनेजर मिस्टर नरेंद्र सिंह सजेस्ट दैट शेयर में बी सोल्ड टू रेदर देन पब्लिक, मतलब पब्लिक के अलावा इंटरमीडिएट को बेच दिया जाए, मतलब इंटरमीडिएट ब्रोकर को दे दे, ब्रोकर जो मर्जी करे उसका, उसको कोई मतलब नहीं। यानी कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि किसी पर्टिकुलर कंपनी को दे दिया जाए, पर्टिकुलर क्लाइंट को दे दिया जाए। अब वो क्लाइंट उस शेयर्स का क्या करना है क्या नहीं करना, उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। ऑफर फॉर सेल कब होता है, देखो ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी पब्लिक को इश्यू तो करना चाहती है, बट खुद नहीं इश्यू करना चाहती, डायरेक्ट किसी ब्रोकर के थ्रू करवाना चाहती है। बट इस केस में उन्होंने बोला कि इंटरमीडिएट को इश्यू करेंगे, पब्लिक को इश्यू नहीं करेंगे। तो पब्लिक को इश्यू नहीं करना मतलब क्या करना है, प्राइवेट प्लेसमेंट किसी सिलेक्टेड क्लाइंट को दे दो। पब्लिक को इश्यू करना है तो दो ऑप्शंस हैं, या तो ऑफर फॉर इन्वेस्टिंग, सिंपल आईपीओ करो, या ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल करना है तो किसी ब्रोकर के थ्रू करना पड़े। चलो नेक्स्ट हमारे पास, मिस्टर ए एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज ऑफर्ड द राइट
टू बाय न्यू शेयर इन प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ शेयर। तो किस टाइप का इशू है ये है राइट इशू। राइट इशू मतलब कंपनी उसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। देखो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तभी राइट इशू पॉसिबल है, अगर नई कंपनी होती तो उसमें राइट इशू पॉसिबल ही ना होता। तो ये थे हमारे पास कुछ इसकी केस स्टडी। तो इसके बाद जो अगले पार्ट में हम क्लियरली समझेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैसे वर्क करती है, कैसे कैसे उसकी स्टेब्लिशमेंट होती है, कौन उसको देखरेख करता है और क्या क्या चीजें उसमें कैसे ट्रेडिंग होती है, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।